नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, मई का करंट अफेयर, वो भी उत्तराखंड का। तो आइए देखना शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू आपको जो करंट अफेयर प्रोवाइड करता है, आपकी स्टेट स्पेसिफिक का जो करंट अफेयर प्रोवाइड करता है वो एमसीक्यू फॉर्म में करता है, जहां एमसीक्यू में आपको हम डिटेलिंग भी देते हैं, हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन से भी आपको अवेयर कराते हैं, ताकि एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन हो वो आपके कवर अप हो जाएं। तो साथियों, मई 2024 का करंट अफेयर शुरू करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से उत्तराखंड का। साथियों, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, फूलों की घाटी के बारे में, उत्तराखंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैली ऑफ फ्लावर इन उत्तराखंड। पहला स्टेटमेंट है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जून से नवंबर तक मानसून के मौसम के दौरान सुलभ 300 से अधिक देसी फूल प्रजातियों का एक घर है। दूसरा, ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन बीजल और हिम तेंदुए जैसी दुर्लभ पशु प्रजातियां पार्क में निवास करती हैं। ठीक है, ये दो कथन है साथियों। ठीक, नंबर 1 है, द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज होम टू ओवर 300 इंडिजिनस फ्लावर स्पेसीज एक्सेसिबल ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू नवंबर। नंबर 2 साथियों, रेयर एनिमल स्पीसीज लाइक ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वेसल एंड स्नो लिपर्ड इनहेबिट द पार्क। ये दो यहां पर कथन हैं। ऊपर दिए गए कथन में सही क्या है आपको ये बताना है, इसमें करेक्ट क्या है साथियों ये आपको बताना है। तो सी यहां पर करेक्ट है, जो सी आंसर है, मतलब दोनों ही बातें यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मतलब दोनों ही चीजें सही हैं। जो ग्रे लंगूर है, उड़ने वाली गिलहरी है, हिमालयन वीजल और हिम तेंदुआ, ये सारी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। दूसरा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लगभग 300 से ज्यादा फ्लावर स्पेसीज के लिए जाना जा रहा है उसके घर के रूप में। ठीक है, यदि हम इसकी डिटेलिंग पे देखें साथियों, डिटेलिंग की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में देखिए यहां मेंशन है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी ट्रैक 1 जून 2024 को खुलेगा। यह उत्तराखंड के नंदा देवी, जी हां, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, जो 2005 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथियों, पता होना चाहिए कि कब से विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो 2005 से। ये आपके लिए हम डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो आपसे बनना चाहिए। साथियों, जैव विविधता की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 300 से ज्यादा पुष्प प्रजातियां हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया, लगभग देयर आर ओवर 300 इंडिजिनस फ्लावर स्पीसीज एक्सेसिबल ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू नवंबर। जून से नवंबर के बीच में यहां इतनी स्पीसीज देखी जाती हैं। यदि हम फूलों की विविधता की बात करें, यदि हम फ्लोरी डाइवर्सिटी की बात करें साथियों, तो इनिमोन, ठीक है, गेरेनियम, ब्लू पॉपी, ब्लू वेल, इस तरह की प्रजातियां यहाँ हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फ्लोरा डाइवर्सिटी है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं साथियों। एनोमन्स, ठीक है, गेरेनियम, ब्लू पॉपी एंड लास्ट वन इज ब्लू वेल। ये 4 नाम आपको दिमाग में रखना है जो यहाँ पाए जा रहे हैं। बाकी देखिए, हमने आपको पशु प्रजातियों के बारे में तो अभी बताया था, है ना। एनिमल स्पीसीज के बारे में अभी हमने आपको बताया था, जहां हमने देखा था कि ग्रे लंगूर, उड़ने वाले गिलहरी मींस ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन विजल एंड स्नो लीपर्ड मतलब हिम तेंदुआ यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो साथियों, इसके जो फ्लोरा डाइवर्सिटी है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरा डाइवर्सिटी में कौन कौन से फ्लावर्स, कौन कौन सी स्पीसीज हैं। यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। साथियों, आगे बात करें, यदि आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डिजाइनेशन बाय द यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव द पार्ट ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। जो बायोस्फीयर रिजर्व है साथियों, वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि भागों के लिए यूनेस्को द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। मतलब जहां पर भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक, मतलब जहां पर भी नेचुरल एंड कल्चरल कोई लैंडस्केप है, कोई विशेषता है किसी क्षेत्र में, तो उसे यूनेस्को द्वारा साथियों यहाँ पर एक नाम दिया जाता है बायोस्फीयर का। ठीक है, मतलब आपका कल्चरल और आपका नेचुरल लेवल पर एक
स्पेसिफिक आपका स्वभाव, आपका एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, वहीं यदि आप संतुलन की बात करें, है ना, यदि आप बायोडाइवर्सिटी या नेचुरल कैलेमिटी में बैलेंस की बात करें, तो साथियों प्रकृति और मानवीय मूल, इनको जब आप संरक्षित करते हुए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करते हो तो इसी को संतुलन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस एम्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट व्हाइल प्रिजर्विंग द नेचर एंड कल्चरल वैल्यूज। नेचुरल एंड कल्चरल वैल्यूज को आप प्रिजर्व करो और साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, इसी को तो कहा जाता है बैलेंस। जहां आपने इकोनॉमिकली सोशली भी ग्रो किया, इसके अलावा आपने जो नेचुरल चीजें हैं, जो इकोसिस्टम के जो वैल्यूज हैं उनको भी मेंटेन किया। इसके अलावा एक और है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। ये क्या होता है साथियों? को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सह अस्तित्व को दर्शाता है। मींस इनके बीच में एक रिलेशन होता है जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। व्हाट इज को एग्जिस्टेंस? इट शोकेसेस द relation between the human and the nature, serving as a environment for both। मतलब एक दूसरे के लिए वातावरण जो है ये उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो एक यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव देखा, बट देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, उस एक क्वेश्चन के माध्यम से कितनी सारी डिटेलिंग थी इस पे आपको जाना है। हमने को एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन देखी कि भाई दो यूनिट है वो को एग्जिस्टेंस में एक साथ रह रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि उन दोनों के द्वारा एक दूसरे को एक सपोर्टिव सिस्टम, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके अलावा बाकी इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, बैलेंस क्या होता है, संतुलन क्या होता है, कि आप सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में भी डेवलप कर रहे हो खुद को और आप अपने जो नेचुरल वैल्यूज हैं, जो इको सिस्टम से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं उनको भी प्रिजर्व कर रहे हो, दोनों को आप कर रहे हो, यही तो है संतुलन। ये सब खैर हमने देखा। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, उत्तराखंड में बागवानी की पैदावार में गिरावट के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, उत्तराखंड में जो बागवानी की पैदावार है, ठीक है, उसमें गिरावट आ गई है। अब उसके बारे में आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चर यील्ड डिक्लाइन इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट जो डिक्लाइन हुआ उसके बारे में आपको बात करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि 2013 में चरम मौसम घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में 4482 हेक्टेयर कृषि भूमि का नुकसान हुआ। ठीक है, 4482 हेक्टेयर कृषि भूमि का क्या हुआ? नुकसान हुआ। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि extreme weather event in the 2023 resulted in the loss of 4482 hectare of farmland in the Uttarakhand। दूसरा देखें साथियों, फलों के उत्पादन में बदलाव से खेती के पैटर्न में बदलाव दिखाई दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पैदावार में भी गिरावट हुई है। देखो, फलों का उत्पादन जो है ना, वो फलों का उत्पादन बदला है, तो उससे क्या हुआ? खेती का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, तो उस सब के कारण भी पैदावार गिरी है। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि वेरिएशन इन द फूड प्रोडक्शन शो द शिफ्टिंग कल्टीवेशन पैटर्न विद द डिक्लाइन इन द यील्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि बढ़ते तापमान से सर्दियों के फलों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाई, जो फल सर्दियों में होते हैं वो अब उत्पादित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, जिससे किसान उष्णकटिबंधीय विकल्पों की ओर रुख कर रहा है। किसान ऐसे फसल फूल उगाना चाह रहा है, फल उगाना चाह रहा है जो कि उष्णकटिबंधीय रीजन मतलब टेम्परेचर में भी उग सके। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडवर्सली अफेक्ट द विंटर फ्रूट कल्टीवेशन लीडिंग अ फार्मर टू स्विच टू द ट्रॉपिकल ऑप्शन। ठीक, अब यहां पर साथियों आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहां आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। केवल एक, ओनली वन। ठीक, 1 और 2, 1 and 2, 1 और 3, 1 and 3 एंड 1 2 3, मतलब तीनों के तीनों सही। तो साथियों यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, 1 2 3। ये तीनों ही बातें सही हैं। पहली बात तो ये है कि जो मौसमी घटनाएं हुई थी उसकी वजह से नुकसान हुआ है कृषिगत भूमि पे। दूसरा, जो आपने खेती का पैटर्न चेंज किया है उससे भी पैदावार में गिरावट आई है। तीसरा, जो किसान हैं वो अब उष्णकटिबंधीय फसल की ओर रुख कर रहे हैं, मतलब दी फार्मर्स आर लीडिंग टुवर्ड्स दी ट्रॉपिकल ऑप्शन। ठीक है, ये सारी बातें सही हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वही देखो, अब वही चीजें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई हैं। 4482 जो है हेक्टेयर भूमि जो है इसका
उत्तराखंड में नुकसान हुआ है और ये पैटर्न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कारण चेंज हुआ है। ठीक है, जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तापमान प्रभाव बढ़ा है। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इम्पैक्ट। तो जो हमारे फार्मर हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी खेती को कहाँ, सब ट्रॉपिकल ऑप्शन की तरफ, मतलब उष्णकटिबंधीय विकल्प की तरफ। ये सारी बातें मतलब हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस में देख ली थी, इसलिए हमने यहाँ उसको डिस्कस नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने छात्रों के लिए क्या कौन सी नई पहल शुरू की है? व्हाट इज द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर द स्टूडेंट? साथियों, पहला निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना, मीन्स प्रोवाइडिंग अ फ्री यूनिफॉर्म। दूसरा, द्विभाषी विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध कराना, मीन्स प्रोवाइडिंग द डुअल लैंग्वेज साइंस बुक। तीसरा, निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, मीन्स प्रोवाइडिंग द फ्री मील। और चौथा है परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना, मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, मतलब डुअल लैंग्वेज बुक टू द स्टूडेंट इन द उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के विद्यार्थियों को आप 2 भाषाओं में विज्ञान पुस्तकें क्या करवा रहे हो, उपलब्ध करवा रहे हो। ठीक है, 2 भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हो। ठीक है, तो अपनी तरह की ये एक पहली पहल है साथियों। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। ठीक है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द डुअल लैंग्वेज साइंस बुक टू द स्टूडेंट फ्रॉम करंट एकेडमिक सेशन। मतलब जो इस बार का जो शैक्षणिक सत्र है वहां से विद्यार्थियों को द्विभाषा वाली विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विज्ञान की पुस्तकें होंगी, द्विभाषा वाली होंगी, ताकि उनके लिए डुअल लैंग्वेज की होंगी, ताकि उनके लिए समझना आसान हो। साथियों, पुस्तकें दोहरी भाषा, डुअल लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसमें हम हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, यहां आपको पता होना चाहिए एक उन्नति शिक्षा, एनहांस लर्निंग जो है उसकी भी बात हो रही है, जहां 800 चुनिंदा सरकारी स्कूलों में हाईटेक डिजिटल उपकरण लगाए जाएंगे। साथियों, ये भी पता होना चाहिए कि एनहांस लर्निंग के अंतर्गत जो हाईटेक डिजिटल इक्विपमेंट हैं इनको इंस्टॉल किया जाएगा लगभग 800 सेलेक्ट गवर्नमेंट में। चलिए, तो ओवरऑल डुअल लैंग्वेज फॉर्मेट में आप पुस्तकें प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा उन डुअल लैंग्वेज में क्या क्या आने वाला है, उस डुअल लैंग्वेज में हिंदी आने वाला है और इंग्लिश आने वाला है, ताकि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के लिए उतना डिफिकल्ट भी ना रहे। साथियों, चलिए, किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत नागरिकता देने की शुरुआत की घोषणा की? Which ministry announced the initiation of granting the citizenship under the Citizenship Act 2024? ठीक, 2024 के तहत किस मंत्रालय ने नागरिकता के संबंध में नई घोषणाएं की हैं? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। साथियों, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, होम मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसने साथियों 2024 के तहत नागरिकता देने की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो देखो जरा, सी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट स्टार्ट द ग्रांटिंग सिटीजन अंडर द सीएए। सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू किया। ठीक, अच्छा, गृह मंत्रालय ने किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत पश्चिम बंगाल, ठीक है, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों में नागरिकता देने की शुरुआत की घोषणा की है। यह भी पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ अवॉर्डिंग सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 इन वेस्ट बंगाल, इन हरियाणा एंड इन उत्तराखंड। वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में इन्होंने नागरिकता दिए जाने की घोषणा की। उसकी शुरुआत को यहां से देखा जा रहा है 3 राज्यों से। इसके अलावा साथियों, पात्रता, इसमें पात्र व्यक्ति कौन होगा? तो नागरिकता संशोधन नियम 2024 उत्पीड़न का सामना कर रहे जो प्रवासी होंगे वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर माइग्रेंट फेसिंग द परसिक्यूशन टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, एक जो लोग उत्पीड़न का शिकार हैं, जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन सारे नागरिकों को यहां पर एक सुविधा मिलेगी। एक आवेदन विंडो, यदि एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले पात्र प्रवासी
6 साल के भीतर त्वरित नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल माइग्रेंट अराइविंग इन इंडिया बाय December 31st 2014 कैन सीक द एक्सपेडिटेड सिटीजनशिप विद इन 6 ईयर। मतलब 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले जो भी प्रवासी हैं वो 6 साल के भीतर, जी हाँ 6 साल तक यदि यहाँ रहते हैं तो 6 साल के भीतर उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों से इसको दिए जाने की शुरुआत हो रही है। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री, तो गृह मंत्रालय देगा ऑब्वियसली। तीसरा कितना ईयर्स का क्राइटेरिया रखा है, तो 6 साल का रखा है। और चौथा ईयर जो है, जो एक ईयर का जो पॉइंट है वो है 2014, 31 दिसंबर 2014 उसकी डेट रखी। चलिए, उत्तराखंड के में हाल ही में 3.1 तीव्रता का भूकंप कहां आया? साथियों, वेयर डिड द रीसेंट अर्थक्वेक ऑफ 3.1 मैग्नीट्यूड स्ट्राइक इन उत्तराखंड? देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो साथियों 4 ऑप्शन है, तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इस क्षेत्र में उच्च भूकंपीय गतिविधियां ऑब्वियसली दिखाई देंगी। द अर्थक्वेक ऑफ 3.1 मैग्नीट्यूड स्ट्रक द उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, यदि हम भूकंपीय क्षेत्र की बात करें, यदि हम सिस्मिक जोन की बात करें, तो उत्तराखंड एक्सपीरियंसेस द सिस्मिक एक्टिविटी इन द सिस्मिक जोन 4 and 5। ठीक है, जो सिस्मिक जोन है भूकंपीय क्षेत्र का, उसमें 4 और 5 का गतिविधि देखने को मिलती है उत्तराखंड में। यदि हम बात करें टेक्टोनिक मूवमेंट की, यदि हम बात करें टेक्टोनिक हलचलों की, तो हिमालय राइज एट द रेट ऑफ ग्राउंड 5 mm पर ईयर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। साथियों, आप सभी को पता होगा हिमालय की हाइट बढ़ते जा रही है। वही लिखा हुआ है कि टेक्टोनिक प्लेट की हलचलों के कारण हिमालय प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 बहुत ज़रूरी हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए, और यहाँ हम आपको डिटेलिंग भी बताते जा रहे हैं। ये सब आपको बहुत ध्यान से सुनना है और नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता मीन्स यूसीसी कब तक लागू होने की उम्मीद है? साथियों, ठीक है, वाई व्हेन इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड? कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा, कब तक इंप्लीमेंट होने की उम्मीद है, ये क्वेश्चन है। तो 2027 के अंत तक, 2026 के अंत तक, 2024 के अंत तक और 2025 के अंत तक। बाय द एंड ऑफ 2027, बाय द एंड ऑफ 2026, बाय द एंड ऑफ 2024 और बाय द एंड ऑफ 2025। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है बाय द एंड ऑफ 2024। उत्तराखंड के 2024 के अंत तक, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, 2024 के अंत तक समान नागरिक संहिता लागू होने की उम्मीद है, जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप और विवाह का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये शुरू हो रहा है, और इसके जरिए लिव इन रिलेशनशिप एंड मैरिजेस, इन सब के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, उनके भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड सरकार 4 धाम तीर्थ यात्रा के लिए विनियामक प्रणाली शुरू करने की योजना क्यों बना रही है? क्यों बना रही है? व्हाई डज द उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी सिस्टम फॉर 4 धाम पिलग्रिमेज? ठीक है, पहला है पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, मीन्स टू इंक्रीज द टूरिज्म नंबर। ठीक है, दूसरा धार्मिक स्थलों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए, मतलब टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द रिलीजियस साइट। सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, मीन्स टू एंश्योर स्मूथ एंड सेफ पिलग्रिमेज। और तीर्थ यात्रा की लागत को कम करने के लिए, टू रिड्यूस पिलग्रिमेज कॉस्ट। तो साथियों, यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टू एंश्योर स्मूथ एंड सेफ पिलग्रिमेज, मतलब सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, ये ओवरऑल पर्पस है। ठीक है, ताकि आसानी से तीर्थ यात्रा कोई व्यक्ति कर सके, ये ओवरऑल पर्पस है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की चर्चा क्यों हो रही है? बताइए, व्हाई इज द एबोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इन उत्तराखंड इन द न्यूज?
नंबर 1 है अपराध से निपटने में इसकी असक्षमता के कारण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना, सरकारी व्यय को कम करना और राजस्व संग्रह को बढ़ाना। ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंसी इन हैंडलिंग द क्राइम, फॉलोइंग द डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी मतलब यहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हो रहा है। फॉलोइंग द डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। कौन सी व्यवस्था को? राजस्व पुलिस की व्यवस्था को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार के भीतर धार्मिक स्थलों की सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, अच्छा ये पुराने वाले का है, माफी चाहूंगा, वो स्लाइड गलत वाली वहां ऐड हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की चर्चा क्यों हो रही है? ठीक है, ये हमने देख लिया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, है ना। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और उसके बाद यहां पर राजस्व पुलिस को समाप्त करने की बात हो रही है। अच्छा, इस सब का पर्पस क्या है? राजस्व पुलिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। किसके निर्देश के अनुसार? कोर्ट के निर्देश के अनुसार, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान फिर से क्यों शुरू करेगी? चलिए मुझे बताइए, वाई विल द उत्तराखंड पुलिस रिज्यूम द वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ आउटसाइडर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट? वो क्यों आउटसाइडर के जो आउटसाइडर का जो वेरिफिकेशन है वो उत्तराखंड सरकार क्यों शुरू करेगी? मतलब इस क्वेश्चन का आपको सीधे आंसर देना है। ठीक है, कि उत्तराखंड जो है सरकार वो क्यों शुरू करेगी, मतलब उत्तराखंड पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का सत्यापन क्यों शुरू करेगी? तो साथियों पहला है पर्यटन राजस्व बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द टूरिज्म रेवेन्यू, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, मीन्स टू प्रोवाइड द कल्चरल एक्सचेंज, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और यातायात नियमों को लागू करने के लिए, मतलब टू एनफोर्स द ट्रैफिक रेगुलेशन। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, मतलब करेक्ट आंसर है सी, मीन्स कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए स्टेट्स के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका हम क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले, मतलब जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन शुरू करेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ लोकसभा इलेक्शन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये सब शुरू होगा। चलिए, अच्छा सत्यापन का क्या मतलब होता है? वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? भाई इसका उद्देश्य व्यक्तियों की पहचान, मतलब सत्यापन करना है, बाहरी लोगों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उसकी साख की जांच। ठीक है, मतलब जो बाहरी व्यक्ति है उसको प्रिवेंट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना। ठीक है, इसके अलावा मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, भाई द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ड्यूरिंग द इलेक्शन विल बी गाइड द रीस्टार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ड्राइव। चुनाव के दौरान जो आदर्श आचार संहिता है उसको पुनः आरंभ करने का एक मार्गदर्शन यहाँ मिलेगा। तो साथियों यहाँ ओवरऑल उत्तराखंड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और चुनावी आचार संहिता का पालन करने के लिए ये वेरिफिकेशन शुरू करने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करें। अगला क्वेश्चन यदि देखें हम, क्वेश्चन नंबर 11वां, दुर्लभ हिमालयी जीवों को खतरे में डालने वाली वन आग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। साथियों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट फायर थ्रेटनिंग रेयर हिमालयन फौना। साथियों उस पर विचार करना है जो एक हिमालयी जीवों को खतरे में डाल देती है। वन आग, जंगल में आग लगी तो जो जीव हैं वो खतरे में पड़ गए, उस जंगल में आग के बारे में कथन पे चर्चा करनी है। पहला, उत्तराखंड में हर साल होने वाली वन आग से कीमती वन संसाधनों को नुकसान पहुंचता है और एवियन प्रजातियों और तितलियों जैसे दुर्लभ हिमालयी जीवों को खतरा होता है। ओके, The forest fire in the Uttarakhand annually damages the precious forest resources, threaten rare Himalayan fauna like avian species and butterfly. चीयर, तीतर, रूफस, वैलेड, वुडपेकर जैसी दुर्लभ प्रजातियां वन आग के कारण प्रजनन संबंधी गड़बड़ी का सामना भी करती हैं। मतलब कुछ प्रजातियां हैं जैसे
रेयर स्पीसीज लाइक चीयर, फिसेंट, रुफस, ये सब ब्रीडिंग डिस्टरबेंसेस को फेस करती हैं ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा एनजीओ के प्रयास वन आग से खतरे में पड़ी हिमालयी तितलियों को संरक्षित करने पर भी केंद्रित हैं। साथियों ध्यान से समझिएगा कि एनजीओ एफर्ट्स फोकस ऑन प्रिजर्विंग द हिमालयन बटरफ्लाइज एंडेंजर्ड बाय द फॉरेस्ट फायर। ठीक, अब इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। साथियों ओनली 1, ओनली 2, 1 2 एंड 1 2 3, तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। ये सब सही बातें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में हर साल वन आग लगती है, उससे जो एवियन प्रजाति है, तितलियां हैं, वो उनको खतरा पैदा होता है। इसके अलावा चीयर, तीतर, रूफस बेलेट, वुडपेकर, ये सब जो प्रजनन है उसमें गड़बड़ी का सामना करते हैं बिकॉज ऑफ फायर। ठीक, इसके अलावा एनजीओ के जो प्रयास है वो वन आग से खतरे में पड़ी हिमालयी तितलियों को संरक्षित करने पर केंद्रित है। भाई कई सारे एनजीओ जो हैं वो इन्हें संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब जो पॉइंट डी है सारे कथन सत्य हैं और यही बातें यहाँ पर डिटेलिंग में भी मेंशन है साथियों, थ्योरी में भी मेंशन है। ठीक है, चलो सेम बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो हमने ऑप्शन में देख ली। साथियों बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से कौन सी प्रमुख घटना जुड़ी है? व्हाट मेजर इवेंट इज एसोसिएटेड विद रीओपनिंग ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल? पहला है मानसून सीजन की शुरुआत, दिवाली का जश्न, चारधाम यात्रा की शुरुआत और गर्मी के मौसम का अंत। साथियों स्टार्ट ऑफ मानसून सीजन, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, कमेंसमेंट ऑफ द चार धाम यात्रा एंड एंड ऑफ द समर सीजन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है कि जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब शीत ऋतु में बंद रहने के बाद 12 मई 2024 को श्रद्धालुओं के लिए दरवाजे खोले जाते हैं। मतलब सी मीन्स साथियों समझ गए आप, चार धाम यात्रा की अब शुरुआत हो जाएगी, ये इस बात का संकेत है। ठीक, मतलब कपाट खुल गए, मतलब अब यात्री आ सकेंगे, यात्रा पे आ सकेंगे, दर्शन पा सकेंगे। ठीक है, चार धाम यात्रा की यदि हम बात करें साथियों, थोड़ी डिटेलिंग ले लीजिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ये तीर्थ यात्रा मंदिर के खुलने के साथ ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द पिलग्रिमेज टू दी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ठीक है, ये commenced with the opening of the shrine। इसके अलावा सेरेमनीज की हम बात करें, समारोह की बात करें तो 6 महीने तक बंद रहने के बाद मंदिर फिर से खुलने पर अनुष्ठान होता है। ठीक है, रिचुअल एंड द सेरेमनीज मार्क द रीओपनिंग ऑफ द टेम्पल आफ्टर 6 months ऑफ द क्लोजर। ठीक, 6 महीने बंद रहने के बाद जब दोबारा मंदिर खुलता है तो वहां पर फिर समारोह या अनुष्ठान का आयोजन होता है। तो ये पता होना चाहिए कि 6 महीने बाद मंदिर खुलना किस चीज का प्रतीक है। तो साथियों ये श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक है कि भाई चारधाम यात्रा शुरू करें। चलिए, उत्तराखंड में जैव ऊर्जा परियोजना के सामने मुख्य चुनौती क्या है? ठीक है, जिनका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए चीड़ की सुइयों का उपयोग करना है। Okay, what is the primary challenge faced by the bioenergy project in Uttarakhand that aim to use the pine needle for electricity generation? साथियों पहला है वित्त पोषण की कमी, ठीक है, अपर्याप्त तकनीक, तीसरा है अपर्याप्त कार्यबल और चीड़ की सुइयों की उच्च लागत, लागत बहुत है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, लैक ऑफ फंडिंग, इनएडेक्वेट टेक्नोलॉजी, इनसफिशिएंट वर्कफोर्स और हाई कॉस्ट ऑफ पाइन नीडल्स। तो साथियों करेक्ट आंसर है बी, मतलब यहां पर साथियों यहां पर तकनीक जो है वो अपर्याप्त है, यहां पर इनएडेक्वेट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें मतलब जैव ऊर्जा परियोजनाओं के सामने मुख्य चुनौती देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा साथियों बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में शंभू नदी चर्चा में क्यों है? ओके, व्हाई इज द शंभू रिवर एट द कुमारी विलेज इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इज इन न्यूज? तो साथियों ये पूरी तरह सूख चुकी है। दूसरा, इसमें मानव निर्मित झील बन गई है जिससे संभावित आपदा की चिंता पैदा हो गई है। तीसरा, इसे उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है और चौथा, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चलिए 4 ऑप्शन है, इट हैज ड्राइड अप कंप्लीटली, इट हैज फॉर्म्ड अ मैन मेड लेक कॉजिंग अ कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिजास्टर, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट रिवर इन द उत्तराखंड एंड इट हैज बिकम अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो
करेक्ट आंसर है साथियों बी। बी मींस इसमें बी मीन्स इसमें मानव निर्मित झील बन गई है जिससे संभावित आपदा की चिंता पैदा हो गई है। इट हैज फॉर्म अ मैन मेड लेक कॉजिंग ए कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिजास्टर। ठीक है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। साथियों, इसके बारे में यदि आप डिटेलिंग जानना चाहो तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की ये बात हो रही है। ठीक है, जहां पर कुंवारी गांव में शंभू नदी ने मानव निर्मित झील बना दी है। कहां बनाई है? कुंवारी गांव में बनाई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, शंभू रिवर एट द कुंवारी विलेज, शंभू रिवर एट द कुंवारी विलेज इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज फॉर्म अ मैन मेड लेक कॉजिंग अ कंसर्न अबाउट द लोकल डिजास्टर। ठीक है, चलो पिछली घटनाओं की यदि हम बात करें, यदि आप इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस इवेंट्स यदि देखो तो इंसिडेंट देखो 2022-23 में इसी तरह की घटनाओं के कारण नदी के मार्ग में क्या आई थी? बाधा आई थी और इसके कारण भूस्खलन हुआ था, जिससे बाढ़ को रोकने के लिए तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई थी। ठीक है साथियों, इन 2022 and 2023 led to swift the administrative action to prevent the downstream of the flooding caused by the landslide. लैंडस्लाइड होने से पूरा रास्ता जाम हो गया था, वो हमने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों इंपॉर्टेंट आपके लिए कि उत्तराखंड में जंगल की आग के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के बारे में विचार करो। ये जो जंगल की आग जो हर कभी लग जा रही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वहां की जो प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, वो प्रजनन नहीं कर पा रही हैं। कई सारे एनजीओ सामने आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर उतनी सफलता नहीं मिल रही। इस सब गतिविधि के पीछे जो उदासीनता उसका कारण क्या है? ये जो आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसका कारण क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेकेडिसिकल अप्रोच टुवर्ड्स द फॉरेस्ट फायर इन द उत्तराखंड। पहला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से अग्निशमन प्रयासों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट सॉट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट कि आपने फायर फाइटिंग एफर्ट्स के लिए क्या किया। ठीक है, इसके अलावा जंगल की आग हर साल उत्तराखंड के वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है और जो हिमालयी जीव है वो खतरे में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि फॉरेस्ट फायर एनुअली कॉजेज द सिग्निफिकेंट डैमेज टू द उत्तराखंड फॉरेस्ट एंड थ्रेटन्स रेयर हिमालयन फौना। तीसरा, जंगल की आग को रोकने और प्रतिबंधित करने में जो सरकारी प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, यहां पर साथियों गवर्नमेंट मेजर आर बीइंग प्रेज्ड फॉर देयर इफेक्टिवनेस इन द प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट फायर। कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। तो साथियों कथन केवल ये सही है, मतलब 1 और 2, क्योंकि जो 3 वाला है वो तो बिल्कुल अपोजिट है। भाई ऊपर के 2 में क्या बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उत्तराखंड गवर्नमेंट को और स्पष्टीकरण मांगा है कि बताइए आप जंगल की आग के संबंध में क्या कर रहे हैं। दूसरा भी सही है कि जंगल की आग जब लगती है तो हिमालय रीजन में जितने भी जो जीव हैं उनका जीवन संकट में आ जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं कि उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा हो रही है। भाई प्रशंसा हो रही है तो ये 2 काम नहीं होते ना। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब 1 और 2। ठीक है, ये ए होगा, मतलब 1 और 2। साथियों उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? ठीक है, अंडर विच प्रोग्राम आर द रोड अलोंग द चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड एंड सिक्किम बीइंग कंस्ट्रक्टेड? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। देयर आर 4 ऑप्शन साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है सी, मतलब यहां आपका जीवंत ग्राम कार्यक्रम। जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, इसके तहत ही साथियों, इसी के तहत उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर सड़कें बना रही है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजना बन रही है। जी हाँ, पर किलोमीटर मींस द गवर्नमेंट प्लान टू इन्वेस्ट ओवर 2 करोड़ पर किलोमीटर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। ठीक है, ये आपको पता होना
चाहिए। अच्छा, इस सब की मंजूरी में गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका है। गृह मंत्रालय की मंजूरी भी है साथियों। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में 113 सड़कों को मंजूरी दी है। ठीक है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर हैज approved 113 road under the BBP in Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। चलो, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक परियोजना विवरण भी ये है कि उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है वहां 119 करोड़ रुपए की लागत से 43 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, 46.9 किलोमीटर ऑफ द रोड इन उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 119 करोड़। ठीक है, इसके अलावा बस ये जरूरी बातें थी, बाकी तो सब ठीक है। चलिए, हल्द्वानी के गोलापार में हस्तांतरण के संबंध में कौन सी पर्यावरणीय चिंता बताई गई? साथियों, व्हाट एनवायरमेंटल कंसर्न हैज बीन राइज रिगार्डिंग द रिलोकेशन ऑफ द गोलापुर? ठीक है, हल्द्वानी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई और ध्वनि प्रदूषण मींस एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है सी, मतलब वनों की कटाई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है ये प्रमुख चिंता के रूप में सामने आया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों, तो यहां थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जो न्यायालय है उसने रजिस्ट्रार जनरल को अधिवक्ताओं और जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच स्थापित कर, नहीं ये नहीं करना है आपको, वो आपकी एक समझ विकसित करने के लिए कुछ डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, ये आपको आगे की ओर बढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने क्या विकसित किया है? साथियों, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने भूस्खलन की भविष्यवाणी के लिए क्या निर्मित किया है, ये आपको बताना है। व्हाट हैव रिसर्चर एट आईआईटी रुड़की हैज डेवलप्ड टू प्रेडिक्ट द लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन? एक नए प्रकार का ड्रोन, ठीक है, एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, एक बाढ़ पूर्वानुमान, एक भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण। ठीक है, ए न्यू टाइप ऑफ ड्रोन, एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, a flood prediction model, earthquake direction device, earthquake detection device। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मतलब प्रारंभिक चेतावनी, प्रारंभिक चेतावनी। ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी, एन अर्ली वार्निंग डिवाइस सिस्टम डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने, जो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगा इन केस ऑफ एनी लैंडस्लाइड, मतलब भूस्खलन की स्थिति में आपको वो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, यही बात थ्योरी में भी लिखी हुई है, बिल्कुल एज इट इज बात थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भीमताल झील का जल स्तर 22 मीटर से घटाकर 17 मीटर पर क्यों आ गया है? चलिए, व्हाट वाज द कॉज द वाटर लेवल ऑफ द भीमताल लेक ड्रॉप फ्रॉम द 22 मीटर टू 17 मीटर? पहला ऑप्शन है कृषि गतिविधियों में वृद्धि हो गई, दूसरा है अत्यधिक जल का दोहन हो रहा है इसलिए वाटर लेवल डाउन हो गया, तीसरा वर्षा और बर्फबारी की कमी हो गई, और चौथा औद्योगिक प्रदूषण। ठीक है, मतलब इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, स्कैरसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड स्नोफॉल, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो साथियों, करेक्ट आंसर इज सी, मतलब वर्षा और बर्फबारी की कमी। पानी बहुत कम बरस रहा है, इसलिए साथियों जो भीमताल झील है उसका जल स्तर घट गया है, और 22 मीटर से कितना गया है? 17 मीटर। यही बात एज इट इज थ्योरी में लिखी हुई है, तो आपको उसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बाकी ये थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है कि पर्यटन उद्योग पर इसका असर पड़ेगा। भाई, लोग जो हैं वो झील ही तो देखने आ रहे हैं ना, तो इट इज इफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मेनी हु आर डिपेंडेबल ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब जो लोग उद्योग पर्यटन उद्योग पर निर्भर है उनके जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, भीमताल झील की बात करें तो ये नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान 1883 में से बनाया गया था और भारत के झील जिले का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इट वाज बिल्ट इन 1883 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड इट इज द पार्ट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना
चाहिए साथियों। ठीक, तो ये हम जरूरी प्रश्न भी देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जरूरी फैक्ट जो हो सकता है, जो थ्योरी हो सकती है, वो भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से बातों को कंटिन्यूटी देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस विशेष हवाई अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया था? अच्छा क्वेश्चन। What specialized aerial firefighting technique did the Indian Air Force use to extinguish the forest fire in Uttarakhand's पौड़ी गढ़वाल रीजन? साथियों, पानी की बौछार, बॉम्बे बॉल्टी ऑपरेशन, हवाई छिड़काव, अग्निरोधी बूंदे, वाटर बॉम्बिंग, बम्बी बकेट ऑपरेशन, एरियल स्प्रिंकलिंग और फायर रिटार्डेंट ड्रॉप। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब बॉम्बी बॉल्टी ऑपरेशन। ठीक, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? बॉम्बी बॉल्टी ऑपरेशन चलाया था। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था, बॉम्बी बॉल्टी ऑपरेशन चलाया था। कब? जब पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जंगल में आग लग गई थी, उसको बुझाना था। किसने? वायुसेना ने। चलिए, तो साथियों वही लिखा हुआ है। देखिए, वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के साथ बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जंगल की आग बुझाई। तो ये भी याद रखना, MI-17V5। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक विशेष हवाई अग्निशमन तकनीक है जिसमें एक बाल्टी को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर जंगल की आग पर पानी इकट्ठा करके छोड़ा जाता है। जी हाँ, ठीक है, एक बाल्टी को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर जंगल की आग पर पानी इकट्ठा करके छोड़ा जाता है, मतलब बाल्टी के माध्यम से पानी फेंक रहे हैं। ठीक है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एरियल फायर फाइटिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग अ bucket suspended under the helicopter to collect and release the water onto the वाइल्ड फायर। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इसे हेलीकॉप्टर से बाल्टी लटका दी पानी भर के और उससे आग को बुझा दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में आग के मौसम के दौरान किस गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति को उच्च जोखिम में बताया गया? विच critically endangered species is mentioned as being high risk during the fire in the उत्तराखंड? साथियों, जो आग का मौसम है, जो फायर सीजन है, उस दौरान उत्तराखंड की कौन सी जो प्रजाति है वो बहुत रिस्क में है? हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, पीले सिर वाला कछुआ या लाल पांडा? स्नो लीपर्ड, बंगाल टाइगर, येलो हेडेड टॉर्टोइज और रेड पांडा? तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका सी, मतलब पीले सिर वाला कछुआ। साथियों, येलो हेडेड टॉर्टोइज जो है वो हाई रिस्क में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या लिखा है? उत्तराखंड की जंगल की आग राज्य के समृद्ध जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। ये कुछ इसमें फैक्चुअल नहीं है, ठीक है, आपके समझ के लिए केवल यहाँ थ्योरी दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ, बस वही है जो हम देख चुके हैं। पीले सिर वाला कछुआ जो है, येलो हेडेड टॉर्टोइज जो है, वो संकटग्रस्त है। ठीक है, चलो अब देखो, अब चूंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आया है तो येलो हेडेड टॉर्टॉय मतलब पीले सिर वाला जो कछुआ है उससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसका बॉटनिकल नेम होता है इंडोटेस्टिडो एलोंगटा। ठीक है, इंडोटेस्टिडो एलोंगटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा, इसका सामान्य नाम है लंबा कछुआ, पीला कछुआ और साल वन कछुआ। इसका अदर नेम क्या है? एलोंगटा टॉर्टॉय, येलो टॉर्टॉय और साल फॉरेस्ट टॉर्टॉय। ठीक, इसके अलावा इसका जो वितरण है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक, इट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा साथियों ये 1 फुट लंबा होता है। ठीक है, और पीले सिर के साथ ये होता है, 1 फुट लॉन्ग होता है और येलो इसका हेड होता है। ठीक है, और संकटग्रस्त है, अभी एंडेंजर्ड है। ठीक है, और इसके पिछले यदि 90 ईयर्स की हम बात करें, है ना, ओवर द लास्ट 90 ईयर्स की बात करें तो 80% की गिरावट आई है ना, इसमें 80% का डिक्लाइन हुआ है इसके नंबर में। अच्छा, यदि हम बात करें, ठीक है, ठीक है, येलो हेडेड टॉर्टॉय, इतना काफी है साथियों, इतना डिटेलिंग काफी है, इतना आप कर लेंगे
तो आई थिंक इस रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर पश्चिम भारत पर पश्चिमी विक्षोभ के संभावित प्रभाव क्या है? ठीक है, ये बताना है आपको। व्हाट आर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया? ठीक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? ठीक, चलिए, गर्म लहरें और सूखा, मतलब हीट वेव एंड ड्रॉट, बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और शीतलहरें, मीन्स फ्लड, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एंड कोल्ड वेव, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, मीन्स अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शन, चक्रवात और सुनामी, मतलब साइक्लोन एंड सुनामी। इसमें से क्या प्रभाव है? तो साथियों करेक्ट आंसर है बी, ये बाढ़, भूस्खलन, भूर भरी आंधी और ये सब। ठीक है साथियों, उत्तर पश्चिम भारत पर जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके कारण बाढ़ आता है, भूस्खलन होता है, आंधी आती है, ओलावृष्टि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, और ये सब जो है साथियों, ये सब रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, ये सब रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर पब्लिक वर्क बीइंग हेल्ड फॉर तंजानिया ऑफिसर? तो साथियों चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, मसूरी, मुंबई और चेन्नई। न्यू दिल्ली, मसूरी, मुंबई, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर है बी, मतलब मसूरी। मसूरी क्षेत्र जो है साथियों, यहाँ पर तंजानिया के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए या जोखिम प्रबंधन क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जोखिम का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं वो बताया जा सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, उत्तराखंड में एबॉट माउंटेन का नाम किस ऐतिहासिक शख्सियत के नाम पर रखा गया? साथियों, विच हिस्टोरिकल फिगर इज एबॉट माउंटेन इन उत्तराखंड नेम्ड आफ्टर? पहला है डॉक्टर जेम्स एबॉट, सर विंस्टन एबॉट, कैप्टन जॉन एबॉट और मेजर रॉबर्ट एबॉट। चार ऑप्शन है, सेम नेम। ठीक, तो साथियों करेक्ट आंसर होगा आपका ए, मतलब डॉक्टर जेम्स एबॉट। ठीक है, डॉक्टर जेम्स एबॉट जो है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है जिनके नाम पर एबॉट माउंटेन का नाम रखा गया। एबॉट माउंटेन का नाम इनके नाम पर रखा गया। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए साथियों, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है उसमें स्थित एबॉट माउंटेन जो है वो ऐतिहासिक महत्व रखता है, प्राकृतिक सुंदरता रखता है। एबॉट माउंटेन कहाँ पर है साथियों? चंपावत जिले में। ठीक है, एबॉट माउंटेन लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यदि हम बात करें ऐतिहासिक महत्व की, तो इसका नाम ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एबॉट के नाम पर रखा गया है, नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एबॉट, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान कुमायूं के कमिश्नर के रूप में काम किया था। ठीक है, हु सर्व्ड एज ए कमिश्नर ऑफ कुमायूं ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ठीक है भाई, ब्रिटिश राज जब यहाँ चल रहा था तो कुमायूं में कमिश्नर के तौर पर वो यहाँ कार्यरत थे। अब यहाँ पर जो व्यक्ति कमिश्नर के तौर पे रहा है उसके नाम पर ही यहाँ के इस प्लेस का नाम रख दिया गया। चलिए और डिटेलिंग देखें तो साथियों यहाँ पर कस्तूरी मृग, हिमालयी काले भालू, कई तरह के पक्षी, दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों का घर है। ठीक है, होम टू रेयर हिमालयन स्पीस लाइक मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक डियर एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज। राइट, अच्छा, साहसिक गंतव्य ये थोड़ा सा जो एडवेंचरस डेस्टिनेशन है। ठीक है, एक साहसिक गंतव्य माना जाता है, एडवेंचरस डेस्टिनेशन माना जाता है। ए पैराडाइज फॉर एडवेंचर एंथुजियास्टिक विथ इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फना। साथियों ये अपने विविध वनस्पति, ठीक है, और जीवों के साथ जो साहसी उत्साही लोग हैं उनके लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ जो साहसी लोग आते हैं, जो एडवेंचर करने आते हैं, अब भाई उनको यदि यहाँ अच्छा वनस्पति मिल जाएगा देखने को, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु मिल जाएंगे, तो उनके लिए तो स्वर्ग है ये। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारत में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा संगठन, नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज ए नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी इन इंडिया? इंडिया में अर्थक्वेक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? साथियों, पहला है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मीन्स अ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। दूसरा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तीसरा है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, मीन्स उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। और चौथा है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, मतलब नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। साथियों, डी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है, वो एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो कि भूकंप गतिविधियों पर निगरानी रखती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। देखो, उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिला है उसमें 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, 2.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और भूकंप का जो केंद्र था वो अक्षांश 31 और देशांतर 79.31, ठीक है, और 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। मीन्स इट इज लोकेटेड एट द लैटिट्यूड ऑफ 31, लॉन्गिट्यूड ऑफ 79.3, एट द डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, बाकी भारत में यदि हम वेधशालाओं की बात करें, ऑब्जर्वेटरी की बात करें, तो इंडिया है से 115 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी। भारत में 115 भूकंप वेधशालाएं हैं, ठीक है, जिनका पर्पस है भूकंप के समय सटीक पूर्वानुमान देना। जिनका क्या पर्पस है? एक्यूरेट अर्थक्वेक के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाना। ठीक, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये डेटा, ये फैक्ट, ये स्टेटिस्टिक्स आपको हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप डेटा फैक्ट के मामले में किसी तरह से कमजोर ना रह जाएं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए 100 रुपए के नोट पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने के बारे में मुख्य चिंता क्या है? भाई, जो नेपाल का नया 100 रुपए का नोट है उस पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया जा रहा है, तो इसमें मुख्य चिंता क्या है? व्हाट इज द मेन कंसर्न रिगार्डिंग द नेपाल्स न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरी? पहला है आर्थिक मुद्रास्फीति, सीमा विवाद, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण। साथियों, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, कल्चरल हेरिटेज और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट। भाई, भारतीय क्षेत्रों को वो लोग अपने 100 रुपए के नोट पे दर्शा रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वो उन भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा पेश कर रहा है कि हमारा क्षेत्र है। मतलब कहीं ना कहीं नेपाल और हमारे सीमा विवाद, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट को ये दर्शा रहा है। ठीक है, देखो नोट जरा रीड करो। नेपाल ने 100 रुपए के नोट करेंसी की छपाई की घोषणा की, जिस पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नक्शा बनाया गया है। ठीक है, नेपाल अनाउंस द प्रिंटिंग ऑफ ए न्यू 100 करेंसी नोट फीचरिंग द मैप दैट इंक्लूड्स द इंडियन टेरिटरी ऑफ लिपुलेख, लिम्पुयाधुरा और काला पानी। तो यहाँ विवाद उठ रहा है। ठीक है, तनाव की बात यह है, टेंशन की बात यह है कि इन क्षेत्रों पर सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच राजनयिक संबंध जो है वो तनावपूर्वक है। ठीक है, देयर इज अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विच इज इन स्ट्रेन बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल टू द बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरीज। ठीक है, अच्छा, यदि हम नेपाल के संबंध में हुई कुछ संधियों की बात कर लें, ठीक है, नेपाल के संबंध में हुई कुछ संधियों की यदि हम बात कर लें तो साथियों एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ ठीक है, तो नेपाल जो है अपना दावा 1816 की सुगोली की संधि पर आधारित करता है, जबकि भारत 1950 की शांति और मैत्री संधि का हवाला देता है। भाई, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सुगोली उस पर अधिकार नेपाल का है, पर यह ट्रीटी पुरानी है। सबसे लेटेस्ट ट्रीटी 1950 की। ठीक है, जो शांति और मैत्री की ट्रीटी है उसके हिसाब से भारत का अधिकार है उस पर। क्लियर है? नेपाल बेसिस इट्स क्लेम, नेपाल का क्लेम जो है काय पे बेस्ड? सगोली ट्रीटी 1816, वेयर इज इंडिया इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द ट्रीटी ऑफ 1950। ठीक है, विच इज द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। खैर,
तो ये बातें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी संधियां इससे संबंधित है। देखो कई बार संधियां भी आ सकती हैं, ठीक है। हम आपको यदि एक्स्ट्रा थ्योरी दे रहे हैं, डिटेलिंग दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है साथियों। चलिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो थ्योरी है, जो डिटेल है, जो ट्रीटी है, इन सब के नाम भी आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। हाल के अध्ययनों के अनुसार उत्तराखंड में जंगल की आग का ग्लेशियर पिघलने पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, व्हाट इज इम्पैक्ट डू द वाइल्ड फायर इन उत्तराखंड हैव ऑन द ग्लेशियर मेल्टिंग अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी। वे ग्लेशियर पिघलने की दर को कम करते हैं, ठीक है। दे डिक्रीज द ग्लेशियर मेल्टिंग रेट। ओके, उनका ग्लेशियरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, दे हैव नो इफेक्ट ऑन द ग्लेशियर। तीसरा, वे ब्लैक कार्बन सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघलने में तेजी लाते हैं। दे एक्सेलरेट द ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन। वे ग्लेशियरों के विस्तार का कारण बनते हैं। दे कॉज अ ग्लेशियर टू एक्सपांड। ठीक, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब वे ब्लैक कार्बन सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघलने में तेजी लाते हैं। साथियों, दे एक्सेलरेट द ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीज ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने में क्या होगी, तेजी होगी, वृद्धि होगी। चलिए वही लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में जंगल की आग ने वन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया और ग्लेशियर पिघलने में योगदान दे रही है, ठीक है। हैव सीवियरली इंपैक्टेड द फॉरेस्ट कवर एंड आर कंट्रीब्यूटिंग अ ग्लेशियर मेल्टिंग। साथियों ठीक है, वही बात लिखी हुई है। और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है। क्या उत्सर्जन होता है, ब्लैक कार्बन का एमिशन होता है। उस वजह से साथियों ये हो रहा है, मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी स्टडी ऑफ डब्ल्यूएमओ की स्टडी के अनुसार जब आग लगी तो ब्लैक कार्बन निकला, उससे हीट बढ़ी और ग्लेशियर पिघल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमायूं फेन पाम कहाँ का मूल निवासी है। वेयर इज द कुमायूं फेन पाम नेटिव टू। भूटान, तिब्बत, उत्तराखंड और केरल। साथियों भूटान, तिब्बत, उत्तराखंड, केरल, तो करेक्ट आंसर है आपका सी, मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए, कुमायूं फेम पाम। साथियों उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग ने इस देशी पौधे के संरक्षण के लिए कुमायूं फेन पाम के 300 पौधे सफलतापूर्वक उगाए हैं, ठीक है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग हैज सक्सेसफुली ग्रोन 300 सीडिंग ऑफ कुमायूं फेन पाम टू कंजर्व दिस नेटिव प्लांट। ठीक है, चलो यह दुनिया का सबसे कठोर ताड़ का पेड़ है। इट इज द हार्डेस्ट पाम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रेची कार्पस टकिला। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रेची कार्पस टकिला। ठीक, तो आपको इसका बॉटनिकल नेम भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस कंडीशन में उग रहा है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि साथियों इसे आप क्या बोल रहे हो, इसे आप ये कुमायूं फेन पाम जो है इसे उत्तराखंड का मूल निवासी मान रहे हो, ठीक है, इस पौधे को। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों आज के सेशन का। उत्तराखंड में शुरू की गई नक्षत्र सभा का पहला उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नक्षत्र सभा इनिशिएटेड लॉन्च इन उत्तराखंड। पहला है वन्य जीव का संरक्षण करना, सौर ऊर्जा का संवर्धन करना, खगोल पर्यटन अनुभव और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सोलर एनर्जी प्रमोशन, एस्ट्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस और कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब खगोल पर्यटन अनुभव। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस। ठीक, एस्ट्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है इस सब के लिए उत्तराखंड में नई नक्षत्र सभा घोषित की गई है। साथियों उत्तराखंड विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा की शुरुआत की जो खगोल पर्यटन के अनुभव प्रदान करेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, मतलब इससे जो आपका इकोनॉमी है, जो रीजनल इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो साथियों ये था हमारे शानदार क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आपके करंट अफेयर का। ठीक है, तो एक मंथ का करंट अफेयर हमने
कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अगला करंट अफेयर ऐड ऑन करते हैं, इसी में आपको अगला करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये पूरे करंट अफेयर हमने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कंप्लीट किए, और इस ऑब्जेक्टिव में खास खास थ्योरेटिकल वाला सेक्शन भी था, जहां आपको उसकी डिटेलिंग के माध्यम से उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा डायमेंशन हो सकता है उससे अवगत कराने का, उससे अवेयर कराने का प्रयास किया, ताकि साथियों कोई यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। ये था सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।